Hello students, welcome to the video of advanced accounting, and we are doing the topic of amalgamation of companies, continuing our last topic in which introduction was given about amalgamation of companies. लास्ट वीडियो में हमने amalgamation of companies टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने इंट्रोडक्शन डिफरेंट कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने सबसे पहले डिफरेंट टर्म्स जानी थी जिनमें अमलगामेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन थी। अमलगामेशन और एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक सेम कंसेप्ट है, सिर्फ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम अलग अकाउंटिंग प्रोसीजर अपनाते हैं। अमलगामेशन मैं एक बार दोबारा रिवाइंड करवाती हूँ। अमलगामेशन इज़ व्हेन टू कंपनीज़ वाइंड अप, जब दो कंपनीज़ बंद होती हैं और उसकी जगह पे एक तीसरी नई कंपनी बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, अमलगामेशन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल बताई थी कि एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, सेम केस एब्जॉर्प्शन में होता है। रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन मीन्स दोबारा बनाना। दो तरह की रिकंस्ट्रक्शन होती है, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल में हम क्या करते हैं कि हम अपनी कंपनी को लॉसेस से बचाते हैं जो आने वाले टाइम में होते हैं, और उसके लिए हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस लेके आते हैं और हम नए शेयर्स को इशू करते हैं, और अपनी जो कंपनी की ट्रू वर्थ होती है, जो नेट वर्थ होती है, उतने को ही हम दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू द शेयर होल्डर्स, जो कंपनी की शेयर होल्डिंग जो होती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ना ही हम नए शेयर्स इशू करते हैं और ना ही हम अपने मेमोरेंडम में चेंजेस लेके आते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, जितने भी हमारे पिछले सालों के लॉसेस होते हैं उनको हम राइट ऑफ करते हैं, और जो शेयर की वैल्यू होती है उसको एक्चुअल वर्थ तक लेके आते हैं। चाहे उसके लिए हमें रीऑर्गेनाइज करना पड़े, चाहे हमें उसे रिड्यूस करना पड़े। तो हमारी कंपनी के पास दो ऑप्शंस होती हैं अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको रियल नेटवर्थ पे लाने के लिए। तो उसके लिए वो दो ऑप्शंस यूज़ करती हैं, नंबर 1 रीऑर्गेनाइज एंड नंबर 2 रिड्यूस द शेयर होल्डिंग। तो ये था हमारा बेसिक जो हमने पिछली बार किया था। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होता है अमलगामेशन ऑफ कंपनीज़ का, दैट इज़ डन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। उसके बाद हमने दो डेफिनेशंस की थी जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख भी रही होंगी। नंबर 1 इज़ ट्रांसफरर कंपनी एंड नंबर 2 इज़ ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी वो होती है जो अमलगामेट होने वाली है, ठीक है, मतलब अब उसका फ्यूचर में कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। इट इज़ अ कंपनी विच इज़ अमलगामेटेड इनटू अनदर कंपनी, जो दूसरी कंपनी में मर्ज होने जा रही है। और ट्रांसफरी कंपनी कौन सी होती है? Transferee company is the company into which a transfer company is amalgamated, means वो कंपनी जिसके अंदर दूसरी कंपनी को हम अमलगामेट करने जा रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी। देयर आर टू कंपनीज A and B. A is wind up, B is wind up and a new company is created, C company. तो A और B क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर कंपनीज, और C कंपनी क्या हो जाएगी, ट्रांसफरी कंपनी। जो नया मीनिंग है अकॉर्डिंग टू द न्यू मीनिंग, ये तो पुराने कंसेप्ट चले आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू मीनिंग, अमलगामेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स, इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेज। अमलगामेशन आजकल जो उसका नया कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली अमलगामेशन दो तरह की होती है, इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेज। सबसे पहले हम बात करेंगे इन द नेचर ऑफ मर्जर, जो बहुत कॉमनली टाइप है अमलगामेशन का। किसी भी अमलगामेशन को मर्जर कहने के लिए उसके लिए 5 कंडीशंस जो है वो दी हुई हैं। अगर कंपनीज उन 5 कंडीशंस को पूरा करती हैं तो दैट इज़ अमलगामेशन इज़ इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो लेट्स टॉक अबाउट दोज 5 कंडीशंस। आप जब भी कभी आप सम करने बैठोगे, जब भी कभी आपके सामने प्रॉब्लम आती है अमलगामेशन की, तो आपको इन 5 कंडीशंस को ध्यान में रखना है। 5 कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करोगे कि जो अमलगामेशन है वो मर्जर की नेचर में है या परचेज की नेचर में है।
उसके बाद आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे, क्योंकि दोनों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है। मर्जर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट एंड इन केस ऑफ परचेज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट. So first of all, while deciding whether amalgamation is in the nature of merger or amalgamation is in the nature of purchase, you have to see these conditions in the sum. Conditions अगर satisfy होती हैं then it is in the nature of merger. अगर इसमें से एक या एक से ज़्यादा conditions भी satisfy नहीं होती then amalgamation is in the nature of purchase. So let's discuss these conditions in detail. The first condition is all assets and liabilities of transfer company become assets and liabilities of transferee company after amalgamation. ट्रांसफ़र कंपनी के जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं अमलगामेशन के बाद वो ट्रांसफरी कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बन जाने चाहिए. ठीक है, जितने भी ट्रांसफर कंपनी मतलब जो कंपनी वाइंड अप होने वाली है उसकी बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ शो हो रहे हैं अमलगामेशन के बाद वो कहाँ पे शो होंगे? ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में. तो जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ए कंपनी के पास थे वो अब किसके पास आ जाएंगे? ट्रांसफरी कंपनी. ट्रांसफरी कंपनी उनको अपनी बैलेंस शीट में शो करेगी. सेकेंड पॉइंट इज़ shareholders holding not less than 90% of face value of equity shares of transfer company become the equity shareholders of the transferee company. ट्रांसफ़र कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स हैं उसमें से कम 90%, कम से कम 90% शेयर होल्डर्स ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर्स बनने के लिए तैयार होने चाहिए. होने को 100% भी हो सकते हैं, मीन्स एटलीस्ट 90%. यहाँ पे आपको दिख रहा है टर्म नॉट लेस देन 90% मीन्स कम से कम 89 भी नहीं, कम से कम 90% जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास ट्रांसफ़र कंपनी के शेयर्स हैं, फेस वैल्यू देखनी है हमने शेयर्स की, वो ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर्स बनने के लिए तैयार हों. अगर वो तैयार नहीं है तो फिर वो मर्जर नहीं माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा? परचेज. नाउ वी कम टू द थर्ड कंडीशन. Consideration for amalgamation to equity shareholders should be discharged by transferee company by issue of equity shares only. Only means सिर्फ equity shares में ही पेमेंट होगी. कैश में भी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रैक्शन शेयर्स ओनली. अब जब कंपनीज अमलगामेट होती हैं, दो कंपनीज वाइंड अप हो रही हैं, एक तीसरी कंपनी बन रही है. तीसरी कंपनी उनको वाइंड अप होने के लिए कुछ ना कुछ पे करेगी जिसको हम क्या कहते हैं? कंसिड्रेशन. तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट मिलनी है वो किस पे मिलनी है? बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ओनली. मतलब जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे? इक्विटी शेयर्स, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा. ना इक्विटी को प्रेफरेंस मिलेगा, ना इक्विटी को कोई एसेट्स मिलेंगे, ना इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई डिबेंचर्स मिलेंगे. दे will be paid only in the form of equity shares only. अगर जैसे पॉइंट्स में है, किसी के पास सपोज 100.32 शेयर्स हैं तो 100 के लिए तो हम क्या करेंगे? उसको इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे. 0.32 मीन्स दीज आर फ्रैक्शंस. तो इसके लिए जो कंसिड्रेशन है दैट कैन बी इन कैश ओनली फॉर 0.32. 100 जो मेन शेयर होल्डिंग है उसके लिए हम उसको सिर्फ और सिर्फ क्या पे करेंगे? Only equity shares will be issued by the transferee company. For the fraction shares उसको क्या पे होगा? कैश. Number 4, same business is to be carried by transferee company. ट्रांसफ़र कंपनी जिस भी बिजनेस को कैरी ऑन कर रही थी, now the company is wind up, now the company no longer exists, but the transferee company will carry on the same business which was carried on by the transfer company. Number 5th condition, no adjustment or changes to be made in book value of assets and liabilities when transferred in the books of transferee company. ट्रांसफ़र कंपनी की बुक्स में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जिस बुक वैल्यू पे शो हो रहे थे, ट्रांसफरी कंपनी उनमें कोई भी एडजस्टमेंट या चेंजेस नहीं करेगी. जिस वैल्यू पे वो ट्रांसफ़र कंपनी की बुक्स में शो हो रहे थे
सेम वैल्यू पे वो ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में भी शो होंगे। द ट्रांसफरी कंपनी विल मेक नो एडजस्टमेंट और चेंजेस इन द book value of assets and liabilities of transfer company. So these are the 5 conditions which tell whether the amalgamation is in the nature of merger or it is in the nature of purchase. So let's revise the 5 conditions once again. First condition is all the assets and liabilities of the transfer company become assets and liabilities of transferee company. जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कंपनी के थे, अमलगामेशन के बाद वो किसके बन जाएंगे? ट्रांसफरी कंपनी के। नंबर 2, कम से कम 90% शेयर वैल्यू और इक्विटी शेयर्स, जो इक्विटी शेयर्स की 90% कम से कम वैल्यू है, उतने शेयर होल्डर्स अब किसके बन जाएंगे? ट्रांसफरी कंपनी के। पहले वो शेयर होल्डर्स किसके थे? ट्रांसफर कंपनी के। अमलगामेशन के बाद कम से कम 90% शेयर होल्डर्स जिनके पास 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है, वो किसके लिए तैयार हो जाएंगे? ट्रांसफरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स बनने के लिए। जो अमलगामेशन के लिए कंसिडरेशन पे करनी है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो जो कौन से इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं? जिनके पास कम से कम 90% फेस वैल्यू है। वो शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट होगी वो किस तरह से होगी? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स इशू करके। अगर उनके पास कोई फ्रैक्शन में शेयर्स हैं तो उसके लिए सिर्फ उनको कैश पे किया जाएगा, अदरवाइज उनको सारे के सारे क्या पे करने हैं हमने? इक्विटी शेयर्स। जो ट्रांसफ़र कंपनी का बिजनेस है, सेम बिजनेस कौन कैरी ऑन करेगा? ट्रांसफरी कंपनी। लास्ट कंडीशन, नो एडजस्टमेंट या चेंजेस to be made in book value of assets and liabilities of transfer company. ट्रांसफ़र कंपनी की बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ शो हो रहे हैं, जिस वैल्यू पे ट्रांसफरी कंपनी उनको एज इट इज़ अपनी बुक्स में शो करके लेके जाएगी, उसमें कोई भी चेंज या एडजस्टमेंट नहीं करेगी। अगर कंपनीज ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, देन इट इज़ अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर इसमें से एक या एक से ज़्यादा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, देन इट इज़ इन द नेचर ऑफ परचेज। इफ़ वन और मोर ऑफ द 5 कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, इट इज़ इन द नेचर ऑफ परचेज। तो ये 5 कंडीशंस आपको डिसाइड करने में हेल्प करेंगी क्या कि आपने सम को कैसे आगे कंटिन्यू करना है, कि अमलगामेशन मर्जर है या परचेज है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग एंट्रीज उसके अकॉर्डिंगली पास की जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपको सम्स में या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते वक्त आप इनको फेस करोगे। फर्स्ट इज़, स्टेटमेंट में लिखा है एसेट्स परचेज्ड या बिजनेस परचेज्ड। अगर सिर्फ एसेट्स परचेज्ड है, मीन्स सिर्फ ट्रांसफरी कंपनी क्या परचेज कर रही है? सिर्फ और सिर्फ एसेट्स। बट अगर बिजनेस परचेज लिखा है तो मीन्स एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज़। ट्रांसफरी कंपनी दोनों चीज़ें परचेज कर रही है, एसेट्स भी और लाइबिलिटीज़ भी। नंबर 2, लाइबिलिटीज़ एंड ट्रेड लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में दोनों चीज़ें आएंगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एज वेल एज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। और ट्रेड लाइबिलिटीज़ ओनली शॉर्ट टर्म विच आर रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स, उसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ नहीं आएंगी। नंबर 3, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड फ्री रिजर्व्स। अगर बैलेंस शीट में कहीं पे भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स शो हो रहे हैं या कोई भी फ्री रिजर्व्स शो हो रहे हैं, तो वो किसको दिए जाएंगे? क्रेडिटेड टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसफर कंपनी की बैलेंस शीट की। उसमें अगर आपको कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और फ्री रिजर्व्स दिए गए हैं तो वो हम किसको देंगे? शेयर होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, जर्नल रिजर्व। नंबर 2, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ओके, जर्नल रिजर्व आपको पता है जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से हम एक जर्नल रिजर्व में डालते रहते हैं, इसको हम किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व किसके लिए यूज़ होता है? कई बार कंपनीज़ को किसी साल में प्रॉफिट कम होता है और किसी साल में ज़्यादा हो जाता है, तो जिन सालों में प्रॉफिट कम होता है उस साल मेंटेन करने के लिए रेट कंपनी क्या करती है? इन प्रॉफिट्स को यूज़ करती है ताकि डिविडेंड हर साल इक्वल रहे।
नंबर 3, इंश्योरेंस फंड। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, बाहर इंश्योरेंस कंपनीज को प्रीमियम के पे करने की बजाय अपना एक फ़ंड बना लेती हैं, इंश्योरेंस फंड, और उसमें एक अमाउंट डालती रहती है प्रॉफिट्स में से कि कभी फ्यूचर में कोई रिस्क आए तो उसमें से उस रिस्क को हम इस फंड में से मीट कर सकते हैं। तो जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो जो फंड में पैसा बचा होता है वो प्रॉफिट्स है, क्योंकि अब कंपनी बंद होने जा रही है, अब इस फंड को हम आगे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। नंबर 4, वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड वर्कमैन्स एक्सीडेंट फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड और एक्सीडेंट फंड रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से इंटरनल इंश्योरेंस, कि कई बार अगर कंपनी में किसी वर्कर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो कंपनीज क्या करती हैं, उस फंड को यूज़ करके उसको उसमें से कंपनसेट कर सकती हैं। नाउ द कंपनी इज़ गोइंग टू बी लिक्विडेट, तो अब इसमें से वो कोई भी लाइबिलिटी जो है वो मीट नहीं कर सकते। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और इसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे शेयर होल्डर्स अकाउंट। बट अगर इसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी पड़ी हुई है, इफ़ देयर इज़ सम लाइबिलिटी टूवर्ड्स दीज फंड्स, पहले उस लाइबिलिटी को मीट करना है, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो उसके लिए उसने एंट्री भी की है, वर्कमैन कंपनसेशन में से पहले हमने लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी, जो बच गया था वो हमने किसको दे दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को। ओके। 4th टर्म इज एक्यूमुलेटेड लॉसेज। एक्यूमुलेटेड लॉसेज भी शेयर होल्डर्स के ही होते हैं, अगर प्रॉफिट शेयर होल्डर के हैं तो लॉसेज भी, तो इनको हमने क्या कर देना है, डेबिट। नेक्स्ट इज प्रोविजंस। प्रोविजंस मतलब जो चीज़ें अनफोर्सिन होती हैं, कल को कभी भी अराइज हो सकती हैं, तो उसके लिए हम प्रोविज़न बना के चलते हैं, हम अपने प्रॉफिट को उस प्रोविज़न से रिड्यूस कर देते हैं। और प्रोविजंस को कई बार हम लाइबिलिटी साइड शो करते हैं, कई बार हम एसेट साइड शो करते हैं। तो ये देखना है कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन है और उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये देखो उसने एक चार्ट बना के दिया हुआ है। फर्स्ट इज ट्रेड लाइबिलिटीज़, सेकंड इज लाइबिलिटीज़, थर्ड इज accumulated profits and reserves, and then is accumulated losses and provisions. ट्रेड लाइबिलिटीज़, ये लाइबिलिटीज़ फंड्स की हमने बात कर ली। accumulated losses और provisions में क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, उसके बाद वो बात करता है कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, provision for depreciation, provision for bad and doubtful debts, provision for discount on debtors। तो ये हमारी कुछ क्या है, प्रोविजंस, जो हम डिपेंड करता है किस तरफ आ रही हैं, उनको हमने क्या करना होता है, राइट ऑफ। और ये हमारे फंड्स दे रखे हैं, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, शेयर फोरफीचर अकाउंट, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर सिंकिंग फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जर्नल रिजर्व एंड सरप्लस। जो थर्ड कॉलम की अमाउंट्स हैं वो सारी क्या होंगी, शेयर होल्डर्स की हैं, वो उनको क्रेडिट हो जाएंगी। जो फोर्थ कॉलम में आती हैं अमाउंट्स वो सारी क्या हो जाएंगी, डेबिट। दीज आर लॉसेस फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। 6th टर्म इज परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मीन्स जो भी ट्रांसफ़र कंपनी को अमलगामेशन के बदले में मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन अभी हमने बात की थी एक कंडीशन में, जो कंसिडरेशन है दैट शुड बी ओनली इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, और कुछ केस में कैश हो सकती है। कैश किस केस में होगी, ओनली फॉर द फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स। वो कौन पे करेगा, ट्रांसफरी कंपनी। किसको पे करेगी, शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। ओके। अब इसमें जो बात ध्यान रखने वाली होती है वो क्या होती है, इट नेवर इंक्लूड्स पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज़। परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्लूड होगा, शेयर्स एंड कैश। इसमें कभी भी पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स या आउटसाइड लाइबिलिटीज़ इंक्लूड नहीं होगी। हम ये पहले ही मान के चलते हैं कि इनको ट्रांसफरी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है और उनकी पेमेंट हो चुकी है। बट अगर लिखा हुआ है कि उसको नहीं लिया तो फिर वो कौन पे करेगा, ट्रांसफर कंपनी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये देखो बेटा यहाँ लाइन भी लिखी हुई है, इट इज़ क्लियरली स्टेटेड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 दैट परचेज कंसिडरेशन वुड नेवर इंक्लूड
the payments made by the transferee company for the payment of debenture holders or any other outside liabilities which shall be presumed, जिसको हम assume करते हैं to have been taken over and then discharged by the transferee company. ट्रांसफरी कंपनी ने पहले उनको टेक ओवर किया और बाद में उनको डिस्चार्ज कर दिया, मतलब पेमेंट कर दी. बट अगर क्वेश्चन में लिखा हो इट इज़ क्लियरली एक्सप्रेस दैट अ लाइबिलिटी हैज़ नॉट बीन टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी, इट विल पेड बाय द ट्रांसफर कंपनी. अमलगामेशन का जब एग्रीमेंट होता है, जब इनका आपस में बातचीत होती है कंपनीज़ की, तो नॉर्मली ये एज्यूम किया जाता है कि लाइबिलिटीज़ ट्रांसफरी कंपनी टेक ओवर करके पे ऑफ कर देगी. बट अगर उस टाइम जो हमारा एग्रीमेंट है, अमलगामेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर उस टाइम करते वक्त ट्रांसफरी कंपनी कहती है कि मैं कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी को टेक ओवर नहीं करूँगी, तो फिर उसको कौन पे करेगा? ट्रांसफर कंपनी. तो इट कैन कंसिडरेशन किस फॉर्म में होगी? शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड and the payment made in the form of cash or other assets by the transferee company to the shareholders of the transferee company. तो यहाँ पे उसने liabilities, debentures की कोई बात नहीं की, उसने सिर्फ किसकी बात की है? शेयर्स की, सिक्योरिटीज़ की, कैश की, या कोई भी और एसेट. ओके, सो परचेज कंसिडरेशन इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज़, कैश या कोई भी और एसेट एक्सेप्ट डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़. तो दीज वर द फ्यू टर्म्स. आई होप दीज आर क्लियर विद यू. अब परचेज कंसिडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है सब में, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स दे रखे हैं: लमसम पेमेंट मेथड, नेट पेमेंट मेथड एंड नेट एसेट्स मेथड एंड इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड. कौन कौन से हैं 4 मेथड? लमसम पेमेंट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट्स मेथड एंड इंट्रिंसिक वर्थ मेथड. तो हम देखते हैं. फर्स्ट इज लमसम पेमेंट मेथड. लमसम नाम से ही क्लियर होता है, इकट्ठा, एक कंसोलिडेटेड अमाउंट. जब भी लमसम पेमेंट मेथड होगा, एक आपको फिक्स अमाउंट दे रखी होगी जो ट्रांसफरी कंपनी किसको पे करेगी? ट्रांसफर कंपनी को. मींस जो कंपनी बंद होने जा रही है उसको पहले से ही एक एग्रीड अमाउंट दे दिया जाएगा बाय द ट्रांसफरी कंपनी. जैसे आप इसमें एग्जांपल दे रखी है आपके बुक में. फॉर एग्जांपल, इफ़ ए लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड एंड एग्रीज टू पे 20 lakhs इन ऑल, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लमसम. ए लिमिटेड परचेज कर रहा है बी लिमिटेड को और उसको कहता है कि मैं तुझे इकट्ठा कितनी अमाउंट दे दूंगा? 20 lakhs. तो 20 lakhs क्या है कि सारा कुछ वो कर रहा है. जब बिजनेस खरीद रहा है ना, इट्स बिजनेस, तो बेटा बिजनेस में दोनों चीज़ें आती हैं, एसेट्स भी और लाइबिलिटीज़ भी. लाइबिलिटीज़ को वो पे ऑफ कर देगा और जो एसेट्स की जो शेयर होल्डर्स को अमाउंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा? 20 lakhs. 20 lakhs के वो क्या इशू कर देगा उनको? शेयर्स. सेकेंड मेथड है नेट पेमेंट मेथड. नेट पेमेंट मेथड थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाइड मेथड है और ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड है. नेट पेमेंट मेथड में हम क्या करते हैं, हमें लिखा होता है कि हम शेयर होल्डर्स को क्या पे कर रहे हैं और कैसे पे कर रहे हैं. ओके, तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी. नंबर 1, ऑल पेमेंट्स मेड टू शेयर होल्डर्स आर इंक्लूडेड. जितनी भी हम शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं वो सारी इसमें इंक्लूड होती हैं. नंबर 2, जो हम डिबेंचर होल्डर्स और बाहर वाले लोगों को पे करते हैं वो इसमें कभी भी इंक्लूड नहीं होता. तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन सी पेमेंट्स लेनी है? जो हमने शेयर होल्डर्स को की हैं. नंबर 3, पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप इज़ ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड. जो वाइंडिंग अप की कॉस्ट है वो भी हमने इसमें इंक्लूड नहीं करनी. तो इसमें बेसिकली सिर्फ एक पेमेंट इंक्लूड होगी, वो जो हम किसको कर रहे हैं? शेयर होल्डर्स को. तो इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन करते हैं. A Limited agrees to take over the business of B Limited. A Limited ने B Limited का बिजनेस टेक ओवर कर लिया और उसमें क्या क्या है? ट्रेड पेबल्स 50,000, डिबेंचर्स 80,000, इक्विटी शेयर्स है 20,000 ऑफ 10 ईच, ऑफ ₹10 ईच. देखो अब हमने
हमने अभी बात की कि हमने सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करनी है, हमने इसमें और कोई बात नहीं करनी। हमने सिर्फ जो शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगी वो बात करेंगे, हम ट्रेड पेबल्स या डिबेंचर्स की कोई बात नहीं करेंगे। ए लिमिटेड एग्रीज टू टेक ओवर ट्रेड पेबल्स, डिबेंचर्स को वो रिडीम कर देगी और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को भी वो पे कर देगी, बट हमने इसमें उन चीज़ों को नहीं लेना। अब हम बात करेंगे शेयर्स को क्या क्या मिल रहा है शेयर होल्डर्स को। द पेमेंट ऑफ 6 पर इक्विटी शेयर इन कैश। अब देखो टोटल शेयर्स कितने हैं, 20,000। वो कह रहा है एक शेयर के बदले में वो 6 रुपीज़ दे रहा है। ओके, तो कितना हो गया, 1,20,000 तो हो गया उनका कैश। उसके बाद वो बात करता है एंड इशू ऑफ 1 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इन ए लिमिटेड फॉर एवरी 2 शेयर्स। हर 2 के बदले में वो उसको 1 दे रहा है। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 2, 10,000, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपये। तो वो कितने के हो गए, 1 लाख रुपए के। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन एज पर दिस मेथड इज़ 2,20,000। पहले तो उनके 20,000 शेयर्स हैं, 20,000 शेयर्स में हर शेयर को उनको 6 रुपये मिलेंगे, तो पहले 1,20,000। फिर वो कहता है कि उनको हर शेयर, एक शेयर के बदले में हर 2 शेयर्स के बदले में 1 मिलेगा। तो पहले उनके पास 20,000 थे, अब उनको 10,000 शेयर मिलेंगे और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ₹10। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन विल बी 2,20,000। ना हमने इसमें लाइबिलिटीज़ को इंक्लूड किया और ना ही हमने लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस को, क्योंकि वो उसने लिख रखा है कि वो उसने टेक ओवर कर लिया है और वो उसको क्या कर देगा, पे। लास्ट लाइन में देखो, इट मस्ट बी नोटेड दैट वाइल कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन एज पर दिस मेथड नथिंग इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज कंसिडरेशन अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। परचेज कंसिडरेशन में से हमने कुछ भी डिडक्ट नहीं करना किसी भी सिचुएशन में। जो उनको मिल रही है वही हमने उनको देनी है। तो ये हमारी किसके अकॉर्डिंगली थी, नेट पेमेंट मेथड। इसके बाद 2 मेथड्स और होते हैं, नेट एसेट मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इसमें से बेटा क्वेश्चंस शॉर्ट में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो आप 4 मेथड्स हो सकते हैं, वो किसी भी मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है। उसके बाद वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में बात कर सकता है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्रोविजंस, रिजर्व्स, ये सब कुछ बनता है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में जो लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम अपनी आने वाली वीडियोस में आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक 3rd मेथड है नेट एसेट्स मेथड, और इसके बाद एक 4th मेथड है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इनको हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।